नमस्कार। स्वदेश न्यूज़ के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भारत के साथ विवाद के नाम पर चीन और पाकिस्तान को जाना जाता था, लेकिन अब की बार भारत के साथ एक छोटे से देश मालदीव के विवाद की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। विवाद के इस समय में भारत का जाने दुश्मन चीन भी मालदीव के समर्थन में उतर आया है। भारत से तनातनी के बाद मालदीव और चीन की नज़दीकियां और बढ़ती जा रही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन की हुजूरी में लगे हुए हैं और 5 दिन से चीन में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल मालदीव और भारत के संबंध पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद भारत के लोगों का गुस्सा फूट गया। इसके बाद #बॉयकॉट मालदीव से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पर ट्रेंड करने लगा। हालांकि इसके बाद मालदीव की तरफ से भी तुरंत एक्शन लिया गया और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। कई लोग इसे भारत की जीत बता रहे, पर भारत और मालदीव के इस टकराव का फायदा चीन को मिलता दिख रहा है। यही वजह है कि चीन भारत के करीबी देशों में हमेशा ही अपनी सांठगांठ बैठाने की कोशिश में रहता है और वर्तमान स्थिति में भी चीन मालदीव से अपनी नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे वो भारत को घेर सके। लेकिन भारत ने चीन की इस नापाक चाल को समझते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्हें इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों को सस्पेंड किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले की वीडियो के जवाब में मालदीव के युवा मंत्रालय के 3 उपमंत्री मालशाह शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि कड़ी आलोचना के बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन बाद में मरियम शिवना समेत तीनों मंत्रियों को मालदीव की सरकार ने निलंबित कर दिया था। भारत और मालदीव के बीच ये विवाद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये कोई सियासी विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा विवाद है जिसमें दोनों देशों के आम लोग शामिल हैं। इस विवाद के जरिए चीन मालदीव में अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगा। मालदीव से अच्छे संबंध रखने भारत के लिए फायदेमंद है, लेकिन भले ही चीन अपनी चाल चल रहा हो, लेकिन मालदीव पर बायकॉट का असर सामने आ रहा है। मालदीव को अब हर दिन 8 करोड़ 64 लाख का नुकसान हो रहा है। मालदीव के 44,000 परिवारों पर संकट आन खड़ा हुआ है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम हो गया है। ऐसे में ट्रैवल एजेंट्स ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है। अब मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल की है। ऐसे में साफ है कि भारत ने मालदीव के जरिए चीन की नापाक चाल का माकूल जवाब दिया है, फिर चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो या फिर किसी और तरीके से। अब मालदीव की हालत पतली हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चाल कोई भी किसी भी तरह की चले, लेकिन उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ भी करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस नेता पुष्पा सिंह जी, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा से सुमन भटनागर जी, और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम ये घटनाक्रम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप जाना, वहाँ की फ़ोटो के ज़रिए हमारे सभी भारतीयों से अपील करना, उसके बाद फिर बिना वजह मालदीव के मंत्रियों का एक आपत्तिजनक कमेंट करना, फिर मालदीव की सरकार की तरफ से उनको हटा देना, और फिर अब वहाँ का जो टूरिस्ट है वो काफ़ी कम हो जाना, जो भारत के जो टूरिस्ट थे अब वो ना जाकर लक्षद्वीप प्रेफर कर रहे हैं। इन सब घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, और अब चीन का हस्तक्षेप जो हो रहा है, जिस तरह से चीन मालदीव के साथ अपनी करीबियाँ बढ़ाते जा रहा है, उसका और क्या कुछ असर भी आपको लग रहा हो सकता है फ्यूचर में? देखिए, जो
राष्ट्रहित होते हैं, वो राष्ट्रहित पर ही कूटनीति चलती है। हम्म। और इस समूचे घटनाक्रम में एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि चीन जो है वो हमारी चुनौतियों को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। अब आप देखिए कि ये जो मालदीव वाला घटनाक्रम है, ये महज किसी एक घटना से सामने आने वाला घटनाक्रम नहीं है, वरन इसके बहुत सारे पार्ट हैं। हम्म। जब यामीन जो 5 साल पहले जो प्रधानमंत्री थे मालदीव के, जब उन पर मानवाधिकारों के आरोप लगे और भारत और यूरोपियन राष्ट्रों ने उनको मदद देने से इनकार कर दिया, तो चीन के पास चले गए। और जो दरअसल जो चीन और रूस जैसे जो देश हैं, वो लोकतंत्र को समाप्त करके, या जो पहले लोकतांत्रिक या मानवाधिकारी वाले मामलों पर वैश्विक समुदाय जो दबाव बनाता था, तो अब जो चीन जो है वो हतोत्साहित कर रहा है लोकतंत्र को। हम्म। उन्होंने यामीन को मदद दे दी। अब यामीन को मदद देने के बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया कि यदि भारत आपकी मदद नहीं करता मानवाधिकारों के नाम पर, तो आप चीन के पास चले जाएंगे। अब दूसरी बात यह भी कि जो समूचा घटनाक्रम सामने आ रहा है कि क्या लक्षद्वीप विकल्प हो सकता है, या मालदीव जो है उसका विरोध करके हम क्या कर रहे हैं। हम बिल्कुल यह जो घटनाक्रम हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो सरोकार है हमारी सामरिक सुरक्षा से सरोकार है। और मालदीव हमसे, लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर दूर है। हमने देखा कि जो चीन के टोही जहाज है वो हम हब्बन टोटा आ जाते हैं, तो उससे हमारे जो प्रौद्योगिकी जो केंद्र है, या जहां से हमारी रॉकेट प्रौद्योगिकी, हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो प्रक्षेपास्त्र लॉन्च करते हैं, तो उसकी सुरक्षा खतरे में आ गई। तो हम्म। एक एक देश यदि भारत के हाथ से ऐसे जाने लगा, कुछ सालों पहले तक ये हाल थे हमारे कि हम दक्षिण में हमारी एक अपील पर जो है वो हम पाकिस्तान के सामने सारे देशों को खड़ा कर देते थे। लेकिन अब जो चीन जो है वो बड़े भाई की हैसियत में जिस प्रकार से हिंद महासागर में आ रहा है, दक्षिण एशिया में आ रहा है, तो वो हमारे लिए चुनौती है। हाँ, इस समय यह सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस प्रकार से हमारे फिल्मी कलाकार आए हैं, या हमारे देश के लोगों ने एकजुटता जो प्रदर्शित की है, वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसके जब आप दूरगामी परिणामों की ओर से देखते हैं, तो आप देखिए कि मालदीव की एक राजनीतिक पार्टी भारत का विरोध कर रही है, समूचे मालदीव के लोग नहीं कर रहे हैं। और यदि हमने मालदीव का पूरा विरोध कर दिया, तो वो वहां के सांसद जो डेमोक्रेटिक पार्टीज है, या जो साहली की पार्टी जो हम्म। भारत के पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि हम समूचे मालदीव का विरोध, समूचा मालदीव हमारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। और भारत की जो चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक वाला देश है। तो कुल मिलाकर यह जो समूचा घटनाक्रम है, इसमें हमको बहुत ही नियंत्रण और संतुलन से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम्म। कि मालदीव में जो भारत का पक्ष लेने वाले लोग हैं, हम उनको प्रोत्साहित करें। और यह संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि मुइज़ू जो भारत का विरोध कर रहे हैं, मुइज़ू का मतलब पूरा का पूरा मालदीव है। साहू बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर ब्रह्मदेव जी बहुत अच्छे से आपने एक विश्लेषण दिया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा सेशन भी दिया है सरकार को। खेमचंद शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश को टूरिस्ट प्लेसेस को सरकार को उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ के फ़ोटो साझा किए, वीडियो साझा किए। इससे हमारे देश का टूरिस्ट बढ़ेगा, ना सिर्फ भारतीय टूरिस्ट बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण दूसरे देश से हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हो जाए, और ख़ासकर हमारे ऐसे पड़ोसी देश जो हमारे देश के आसपास है, क्योंकि इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। आप देखिए 5 दिनों से लगातार जो बीच में चीन और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच में एक अच्छे बेहतर संबंध होते जा रहे हैं, तो चीन इसका उपयोग हमारे खिलाफ कर सकता है। तो कैसे भारत इस चीज़ को कैसे मेंटेन करेगा कि हमारे देश का जो टूरिस्ट है उसको भी प्रमोट करें, लेकिन मालदीव के साथ भी हमारे संबंध बेहतर है, क्योंकि जो नया राष्ट्रपति वहाँ से मोइज़ो, जब से वो आए हैं भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। हमारे देश की जो सेना थी उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा गया, और वही चीन के साथ उनके रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। तो कैसे भारतीय सरकार इसको मेंटेन करेगी ताकि हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आए? जय श्री राम, नमस्कार। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। भागीरथ जी, यह सवाल ही नहीं है कि भारत अपने टूरिज्म को प्रमोट करे ना करे। ये सवाल ही नहीं है कि भारत वहां के सभी लोगों को गलत माने या ना माने। ये सवाल ही नहीं है। भारत तो लगातार उनकी हेल्प करता है। कोविड टाइम में हमने सभी ने देखा, सबसे पहले वैक्सीन हम लोगों ने मालदीव को दी। हर तरीके की सहायता मालदीव को दी जाती है, खाने का सामान, मेडिकल सामान, बाकी की चीजें। अगर उनको एयर की फैसिलिटी चाहिए होती है तो भारत देता है। इवन सामरिक फैसिलिटी भी भारत देता है। हमारी सेनाएं वहां पे सपोर्ट करती हैं।
लेकिन फिर भी वहां पे जो कट्टरपंथी है, वो कट्टरपंथी आज से नहीं, कुछ समय से लगातार वहां पे फैल रहे हैं। इवन इसी की वजह से यूएसए ने वहां की कई कंपनियों पे रोक लगाई, क्योंकि वो आईएसआई के साथ और जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके वो काम कर रहे हैं। तो जो कट्टरपंथ है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भारत विरोधी हो रहे हैं। और दूसरा, चाइना के बहकावे में आके जो वर्तमान सरकार है वो उलझुल बातें करती है। और रही बात हमारे लक्षद्वीप की, तो हमारी सरकार का ये लक्ष्य है, हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, हमारे यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसको हमें विश्व पटल पे लाना है, ताकि हमारे भारतीय, जिनको पता ही नहीं लक्षद्वीप में इतने, और हमारे अपने आप में इतने टापू हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी प्राकृतिक सुंदरता है, वो वहां जा सकते हैं, उनको विदेशों में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन ये किसी देश को टारगेट करने के लिए नहीं था, ये मालदीव को टारगेट करने के लिए नहीं था। हम अपना काम अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मालदीव ने जिस तरीके से हरकत की, हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे देश पे, हमारी सरकार पे टिप्पणी की, तो हमारे भारतीयों ने दिखा दिया कि आप अगर हमारा ही खाते हो और हमें आंख दिखाओगे, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो। तो वो पता चल गया कि हमारे भारतीयों ने वहां पे अपनी जो फ्लाइट कैंसिल की, वहां पे अपनी होटल बुकिंग कैंसिल की, तो उनको समझ में आ गया कि किसकी वजह से आपकी इकोनॉमी चल रही है और आप किसको आंखें दिखा रहे हो, किसको आप उलझुल बातें कर रहे हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सभी मालदीवियों को गलत नहीं समझ देती, और हम समझ भी नहीं रहे, भारत सरकार समझ भी नहीं रही है। भारत सरकार उन्हीं कट्टरपंथियों को अपना मैसेज दे रही है जिन्होंने उलझुल बातें की, तो उन्हीं को और सरकारी लेवल पे भी उनके एम्बेसडर को बुलाया गया, उनसे बात की गई, उनको अपना विरोध दर्ज कराया गया। और वहाँ विपक्ष आज भी लाखों की संख्या में वहां पे जो लोग रहते हैं वो भारत के साथ हैं। जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां, उनके लिए अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति वहां पे भारत के खिलाफ है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की वजह से उनका बिजनेस है, भारत की वजह से उनका अस्तित्व है, भारत की वजह से आज जो मालदीव फल फूल रहा है या वो सुरक्षित है। तो सब नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और भारत सरकार भी इसी नीति पे चल रही है। भारत सरकार गलत को गलत और सही का साथ देने का काम कर रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि मालदीव को समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से चाइना ने लंका को बर्बाद किया, जिस तरीके से चाइना नेपाल को बर्बाद करा, जिस तरीके से चाइना ने और बहुत सारे देशों को बर्बाद किया, और वो चाइना के पार्टनरशिप से निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं, वैसे ही वो मालदीव को खत्म कर देगा। आज दिक्कत है कि मालदीव ने और विशेषकर वर्तमान सरकार ने इस तरीके का पाथ लिया कि चाइना से ज्यादा लोन ले लें, ज्यादा पैसा ले लें, लेकिन एक बार चाइना की गिरफ्त में फंस गए तो फिर वो निकल नहीं पाएंगे। उनको समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ रहा है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपको भारत के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है पुष्पा सिंह जी, जिस तरह से भी भारत की रणनीति है मालदीव के साथ विवाद को लेकर, आप इसको ठीक समझ रही हैं या फिर भारत सरकार को कुछ और अच्छे कदम उसमें उठाने चाहिए थे? सबसे पहले सबको मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, मालदीव हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें और जरूरत है कि हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखें, ये मैं मानती हूँ। इसमें पर मोदी जी को ये समझना चाहिए कि भाई हमें जो इस घटनाक्रम पे इतनी जो टिप्पणी करते हैं, इस घटना पे राष्ट्रपति अगर वास्तव में देखा जाए तो मालदीव चीन के से बढ़ता सरोकार भारत के लिए खतरा है, ये तो आप मानते हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा के नेता बाकी लोग विदेशियों के बीच फोटो वो लक्षद्वीप के नाम लेकर डाल रहे हैं, और इस तरह की ड्रामेबाजी से क्या होगा? नहीं तो इसमें गलत क्या है पुष्पा जी, इसमें गलत क्या? अगर लक्षद्वीप की अगर फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, हमारे देश के टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इनको तो दिक्कत है भारत से, इनको दिक्कत है भारत हमें दिक्कत नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। हम तो अभी भी आपको ये बोल रहे हैं कि पड़ोसी देशों से हमें अपने मुल्क के संबंध अच्छे रखने चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। मतलब आप अपने जिस तरीके से 65 साल में आपने लक्षद्वीप को आगे नहीं लाने दिया, आपने हमारी जो टूरिस्ट प्लेस है उनको प्रमोट नहीं होने दिया, वैसे ही हम करें। नहीं, ऐसी बात नहीं। टूरिस्ट प्लेस देखिए, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसमें उससे संबंध अच्छे रखने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हम कब कह रहे हैं गलत होनी चाहिए? अगर हम हम तो अपनी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, हम अगर अपनी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और उसकी वजह से किसी को मिर्ची लग रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप वहां पे मालदीव मत जाओ। किसने कहा? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तो एक बार भी नाम नहीं लिया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपना मतलब जो हमारा
लक्षद्वीप है, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, उसके रिसोर्सेज, उसके बारे में अपने देशवासियों को बता रहे हैं। तो ये ठीक है, हमारा ठीक है, ये खेमचंद जी, हमारे ठीक है, आप अपनी बात रख दी, पुष्पा जी की बात सुन लेते हैं। पुष्पा जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप खेमचंद जी को रोककर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम चल रहा है, आप अपनी बात रखिए। आप ये बताइए, तो ये इस तरह की टिप्पणियां करके फिर वो अपने वहां मंत्रियों को सस्पेंड करते हैं, इतना डिक्टेटरशिप आ गई क्या? क्या, कितना, कितनी कितनी लो पॉलिटिक्स आप कर रहे नहीं हो? कहा अरे पुष्पा जी, हर पुष्पा जी, एक आपके मिनट आपकी पे ये बात मैं बात थोड़ी नहीं समझ नहीं करनी पा रहा हूँ, चाहिए। थोड़ा आप इसको समझाइए ना। मतलब अगर 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 मालदीव की अगर वहां के ये मंत्रियों को वहां बताइए, की मैं सरकार चलो सस्पेंड करती है, एक सेकंड, तो इसमें यहाँ की एक सरकार और सेकंड। बीजेपी का क्या हस्तक्षेप है, जरा ये मुझे बता दीजिए आप। आप ये बताइए, अब ये इस तरीके से ये कह रहे हैं कि वहां घूमने मत जाइए, यहाँ ये मत कीजिए, यहाँ वो मत कीजिए, ये टिप्पणियां अच्छी हैं? इसमें गलत क्या है? अगर अगर कोई ये कह रहा है कि मालदीव से ज्यादा बेहतर लक्षद्वीप है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे बस ये बताइए आप, इसमें गलत क्या है? लक्षद्वीप तो हमारा है, हाँ, लक्षद्वीप तो हमारा है, तो हमारे देश में हम तो घूमने जाए उसमें तो अच्छा, लक्षद्वीप तो हमारा है। बिल्कुल। लक्षद्वीप कहाँ है देश में? हाँ, तो लक्षद्वीप के लिए तो हम कह रहे हैं लक्षद्वीप तो हमारा है, लक्षद्वीप में जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लक्षद्वीप के लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ, गलत क्या है, गलत क्या है, सरकार क्या गलत कदम उठा रही है, ये भी आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा और बेहतर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं, मोदी जी देखो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज भी उनके खिलाफ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मोदी जी एक अपना बयान दे दे, बात खत्म। क्यों लोग बोल रहे हैं? नहीं, क्या बयान दिया? मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह का वो बयान देना। आप कांग्रेस पार्टी किस तरह का बयान की उम्मीद कर रही है इस वक्त? कांग्रेस बीजेपी से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? पुष्पा जी, पुष्पा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? पुष्पा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सुमन, ठीक है सुमन भटनागर जी, हालांकि अभी पूरी बात नहीं हो पा रही थी, जो कांग्रेस की नेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो रणनीति अपनाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से और जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, क्या इसमें भारत एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है? भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये जो छोटा सा एक देश है मालदीव, और वो कहता है कहावत ना, क्या बिद्दी का शोरबा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की है और जिस तरह से नस्लवादी इन्होंने बयान दिए हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये ठीक है, चीन का उनको फायदा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बुरे वक्त में तो हम भी खड़े हुए थे इनके साथ। जब 1988 में तख्ता पलट हुआ था यहाँ पर, तब भारत की सेना गई थी। जब कोरोना फैला था तो दवाई हमने इनको दी थी। तो मोदी ने कहा क्या, मोदी ने लक्षद्वीप के बारे में कह दिया है कि ये भी एक टूरिज्म स्थल है और यहाँ भी लोग घूमने फिरने के लिए जाएं। इससे क्या तकलीफ होगी इसको? हमारे देश में अगर ऐसा पर्यटन स्थल बढ़िया है कोई और मोदी जी ने कह दिया उसको, तो क्या तकलीफ हो रही है इनको? मुझे ऐसा लगता है कि जो नए राष्ट्रपति आए हैं, ये मोहम्मद मुइजू, ये मुस्लिम परस्त राष्ट्रपति हैं। वैसे भी ये जो देश है मुस्लिम बाहुल्य है, 90% से ज्यादा आबादी यहाँ मुसलमानों की है, लेकिन हमारे संबंध तो इनसे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और ये जो इस तरह से चाइना गोद में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है, चाइना से इनको पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, कुछ साधन मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे दोस्ताना संबंध थे लंबे पुराने, उसमें तो बड़ी खटास आने वाली है। और आज मोदी क्या है? मोदी एक पूरे विश्व का चेहरा है, उनके आगे इसकी औकात क्या है? ये जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, इनकी औकात क्या उनके आगे? उनके खिलाफ टिप्पणी करना इनको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और मैं तो समझता हूँ कि वहां भी आप देखना, आने वाले समय में मालदीव में बगावत होने वाली है। अब भी वहां भी कई सांसद और कई ऐसे नेता हैं जो इस बयान की खिलाफत कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भारत से मालदीव के रिश्ते खराब किए जाए। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, अब जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसमें बीच में चाइना की एंट्री हो गई है, तो चाइना इसका कितना फायदा उठा सकता है और इसका कितना नुकसान भारत को हो सकता है आने वाले दिनों में, या फिर इसका कुछ असर नहीं होने वाला? देखिए, दो बातें। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई, निश्चित रूप से मालदीव जैसे देश को, देश की यह हैसियत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह टिप्पणी, और उन्होंने 3 अपने मंत्रियों को हटा भी दिया, बर्खास्त कर दिया। एक सबसे बड़ा सवाल है, आप देखिए, सबसे बड़ी बात होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध में।
चाइना निरंतर ये कोशिश कर रहा है लगातार कि हमारे पड़ोसी देश जिनसे हमारे थोड़े बहुत भी खटास होते हैं तुरंत उसमें कूद जाता है। आप नेपाल को देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, आप इधर दूसरी तरफ आइए श्रीलंका को देखिए, अब मालदीव जैसे छोटे देश को देखिए। अभी 1988 का जिक्र आ रहा था जब तख्ता पलट, उस समय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी सेना भेज करके उस तख्ता पलट को ये किया, तो मालदीव को सेव करने का काम किया। भारत की हमेशा रुचि रही है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरह की खटास या जिस तरह के वहाँ पर तत्व हैं, अभी आप देखें कि जो वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं और उनका जो एक कट्टरपंथी सोच है, लेकिन जैसे ही ये 3 लोगों को बर्खास्त किए, तत्काल जो है उन्होंने चाइना के साथ समझौता कर लिया, लगभग 50 समझौते किए। अब यही हालत है पाकिस्तान की, आप देखिए चाइना उस पर काफ़ी कुछ है। तो इसके 2 मायने हैं। एक तो है कि लक्षद्वीप के सामने मतलब मालदीव के सामने लक्षद्वीप, हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि वहाँ बेहतर टूरिज्म डेवलप कर सके, तमाम चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अगर टूरिस्ट जाएंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की भी सिचुएशन आती है। लक्षद्वीप बहुत छोटी सी जगह है, तो निश्चित रूप से जो टूरिज्म होगा, एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का कि आजू बाजू समुद्र के बीच में तमाम जगहों पर जो रिसोर्ट और तमाम चीज़ों का निर्माण होगा। एक जो एयरपोर्ट वहाँ जाने का जो है वहाँ पर अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी बीच में कोई राष्ट्रीय चैनल था, जब उसने वहाँ जीरो ग्राउंड पर खबर किया, तो आप देखिए कि मालदीव में उनका रिपोर्टर तो पहुँच गया, लेकिन लक्षद्वीप में उसको दूसरी जगह से रिपोर्ट करनी है। तो हमारा ये कहना है कि हमें अपने जो संसाधन हैं देश के, वहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार और तमाम हम देशवासी भी चाहते हैं कि वहाँ पर इस तरह का टूरिज्म डेवलप हो। लेकिन दूसरे साथ साथ जहाँ तक इंटरनेशनल जो है पॉलिटिक्स का सवाल है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सवाल है, देखिए भारत एक मजबूत राष्ट्र की ओर है और आप समझिए दुनिया में हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ग्लोबल लीडर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जगह सवाल खड़ा होता है कि भाई आस पास पड़ोस के जो देश हैं, अब नेपाल की क्या हैसियत है हिंदुस्तान के सामने, लेकिन चीन से मदद लेता है। श्रीलंका की क्या स्थिति है, भले वहाँ की इकॉनमी खराब हो, लेकिन आज हमें पिछले आजू बाजू के जो देश हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, वहाँ पर अगर चीन अपने सामरिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, वहाँ पर अपने अड्डे बनाता है, तो हमारे भारत के लिए तो एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसको देखने की जरूरत, इस पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम हैं कि इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, इन देशों से संबंध सुधारने। अभी आप देखिए नेपाल एकदम टोटली जो है वहाँ पर चीन घुस गया। हमारे जो है बाउंड्री के पास है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पर पास कई एक गांव है जहाँ पर मुझे अभी नाम नहीं आता, कुछ गांव में अपने जो अड्डे बना रखा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है हमें। एक तरफ जहाँ हम अब तेज़ बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, दूसरी तरफ हमें सामरिक दृष्टि से भी हम काफ़ी मजबूत है, लेकिन पास पड़ोस के जहाँ तक देश हैं उनके साथ भी हमारे संबंध मधुर होने चाहिए। अब रही बात है कि इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं है, गलती उधर से हुई है कि उनके बारे में टिप्पणी की, तो हम देशवासी तो निश्चित रूप से अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे। वहाँ टूरिज्म का जो व्यवसाय इतना बड़ा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आपने देखा ना 44,000 घर जो है बेरोजगार हो गए। कारण क्या कि यहाँ से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, अब वो जाएंगे लक्षद्वीप की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ चाइना की एंट्री का जहाँ तक सवाल है, हमें उसको भी रोकना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे इन देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए। और जब देश से अपने इन देशों से संबंध हमारे पड़ोसी मुल्क से होंगे तो निश्चित रूप से हम और मजबूत होंगे। तो हमें और मजबूती के लिए संबंधों में सुधार की जरूरत है। रही बात है कि जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना हमेशा मौका पर तो वो जो कोशिश करते रहता है, जैसे 1 बेल्ट 1 रोड है, आप देखिए वहाँ से वहाँ तक बनाने का काम कर रहा है सीमा पर। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान में कितना फाइनेंशियल हेल्प है, तमाम चीज़ों पर उसका जो है एक प्रभाव बढ़ते जा रहा है। इधर देखिए श्रीलंका में है वही हालत है, अब मालदीव है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि सारे जो पड़ोसी देश हैं छोटे छोटे, जिनकी हमारे देश के सामने कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये दूसरे के पाल में, दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं, तो ये एक राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा होता है। और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उनका एक विजन है, जिस तरह से ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आए हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि हम लक्षद्वीप को अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाएं, वो हमारे लिए आर्थिक आय का स्रोत होगा, लोगों का विकास होगा। लेकिन उसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क जैसे ये राष्ट्रपति हैं, आप बताइए 88 में जब इनके ऊपर संकट हुआ था, तख्ता पलट हुई थी, तो हिंदुस्तान ने मदद किया। और मालदीव की हमेशा से हिंदुस्तान मदद करते आ रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि इनसे ये दूसरे की गोद में न जाके बैठ जाएं,
इसको रोकने की इस पर कोई रणनीति बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इस पर रणनीति बनाने की जरूरत है। इसलिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, देखिए जिस तरह से अगर एक बच्चा शरारत करता है, कोई ऐसी बदमाशी करता है जो कि ठीक नहीं होती, तो माँ उसको पहले उसकी पिटाई भी करती है, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा खाना बना के उसको प्यार से अपनी गोद में बिठाकर उसे खिलाती भी है, क्योंकि माँ का काम है कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसकी पिटाई भी करना, उसको सही सलाह भी देना, उसके बाद फिर उसको प्यार भी करना। तो हमने ज़रूर मालदीव को अब डांट दिया है, लेकिन अब उसको कैसे हम उसको प्यार से चीज़ें समझाएं कि अगर आप पड़ोस की आंटी के पास जाओगे, उनके हाथों खाना खाओगे, तो वो अच्छी आंटी नहीं है, वो आपके कान में ऐसी कुछ बातें करेंगी जो मम्मी के बारे में ठीक नहीं रहेगी, और इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्योंकि चाइना का हाल यही है, हमने देखा है भारत ने जिस जिस हमारे पड़ोसी देशों की मदद की है, वो सभी देश अच्छे रहे हैं उस वक्त तक जब हम मदद करते रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो। लेकिन जब से चाइना ने इनकी मदद करना शुरू किया, ये धीरे धीरे और गर्त में जाते रहे और खराब होते रहे। तो आखिर इन देशों को हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, हम पाकिस्तान को क्यों नहीं समझा पाए? हम ठीक है, श्रीलंका मुझे लगता है शायद अब समझ गया है, क्योंकि जब ये अपनी बुरी स्थिति से गुजरा है, इसलिए शायद अब धीरे धीरे उसने चाइना का साथ छोड़कर फिर से भारत के साथ हो गया वो। लेकिन मालदीव की बात कर ले, आखिर कैसे फिर हमको इनको समझाना पड़ेगा कि अगर चाइना के हाथों अगर आप इस तरह से कठपुतली बन के रहोगे तो आपकी दशा और खराब हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान की हुई है। साहू जी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो आपकी हैसियत है वो आपकी रणनीतिक दृष्टि से स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है उससे तय होता है। कोई भी राष्ट्र छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, और जब हिंद महासागर की बात आती है जहां पर भारत की सुरक्षा के जिससे सरोकार है, तो हमको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को छोटा समझने की कतई गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि एक 21 किलोमीटर का एक इलाका है जो चिकन नेक कहते हैं। यदि भूटान, नेपाल और भारत के बीच जो घिरा हुआ है, उस चिकन नेक के लिए हम भूटान और श्रीलंका, भूटान और नेपाल पर डिपेंड है, क्योंकि उस चिकन नेक से चीन आ सकता है। 1962 में वो खतरा मंडरा गया था जब चाइना जो है वो कोलकाता तक आ जाता। सबसे पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि जब आप मालदीव के बारे में विचार करते हैं तो कुछ चीजें आपके सामने होना चाहिए। आपको मालदीव कहाँ से जाना होता है? आपको मालदीव जाना होता है कोच्चि से या केरल से। अब देखिए साहू जी, जब दो चीजें यहाँ पर गौर करने काबिल है कि जब आईएएस की जो भर्ती हुई है उसमें दक्षिण एशिया से किसी देश से सबसे ज्यादा लोग गए तो मालदीव से आईएएस में शामिल होने गए। ये कोई मामूली बात नहीं। दूसरी बात है, यदि आईएएस में जाने वाले लोगों की बात भारत से की जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग गए वो केरल से गए। मतलब केरल, मालदीव और लक्षद्वीप बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तीसरी बात, आप देखिएगा कि मालदीव के जो 1200 द्वीप है वहां पर 200 द्वीप में तो लोग रहते हैं, लेकिन 1000 द्वीप निर्जन है। और जब मुंबई पर जब हमला हुआ था 2008 में, तो हमारी सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने जिस चीज को बताया था कि जो लक्षद्वीप के इलाके वहां पर आ सकते हैं। अब लक्षद्वीप के पास मालदीव है, तो कुल मिलाकर जब कट्टरता की बात होती है, जब आतंकवाद की बात होती है, तो मालदीव जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश हो जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण दिलचस्प सवाल आपने किया है कि हम मालदीव को समझाएं कैसे। देखिए, मालदीव में 54% इस बार वोट मिले हैं किसको? मुइज्जू को, और 39% सालेह को वोट मिले। इसका मतलब यह है कि एक इंडिया आउट का नारा चला जरूर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर भारत विरोध है। लेकिन जो मुझे लगता है साहू जी, जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि किसी राष्ट्र प्रमुख से संबंध नहीं होते, राष्ट्र के राष्ट्र से संबंध होते हैं। पिछले दौर में क्या होता था, अब दुनिया की राजनीति बदली, बहुत सारे चेंज आए हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि जब भी किसी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाते थे तो वहां पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी मिलते थे। ये हाल भारत में होता था। लेकिन पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला है जिसमें अब राष्ट्राध्यक्ष से राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, और अब दौरे भी उतने ज्यादा नहीं होते कि वो विपक्षी दलों से मिले। अब इसके संदेश ये जाने लगे हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी, विपक्ष की पार्टी आती है, जैसे आप ट्रंप को ले ले, ट्रंप का हमने बेहतरीन स्वागत किया था, लेकिन बाइडेन जो है उनके दौर में हमारे रिश्ते थोड़े नीचे ऊपर रहे। तो भारत चूंकि एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हम जो मालदीव है उसकी जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं
उस मदद को हमको करते रहना पड़ेगी, न केवल इसलिए कि हम अच्छे जो हैं उसके पड़ोसी है, पर इसलिए भी क्योंकि हमारे जो रणनीतिक हित है वो बहुत ज्यादा मालदीव से सरोकार रखते हैं, क्योंकि हिंद महासागर की सुरक्षा आप देखिए कि एक राष्ट्र पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी सरहदों को लेकर, सियाचिन में लेकर हमको अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है। अब जो मालदीव है, चाइना के जो 8 देश है जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है, उसमें मालदीव भी है जिस पर 1200 करोड़ डॉलर जो है वो मालदीव इतने कर्जे में डूबा हुआ है। अब एक छोटा सा देश जो चाइना कितने कर्जे में डूबा हुआ है, हबन टोटा को श्रीलंका ने दे दिया, पाकिस्तान भी लगभग उस कगार पर चला गया है। अब मालदीव भी यदि अपने बंदरगाहों को देने लग जाएगा तो हमारे लिए सुरक्षा की चुनौती तो बढ़ेगी, इसलिए हमको मालदीव को लगातार मदद करता रहना पड़ेगी, हमको पर्यटन के तौर पर उनको उभारते रहना पड़ेगा। उन्होंने, उनके जो 3 मंत्री, उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी मूर्खता के लिए उनके देश में उनको कोसा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच आप देखिएगा कि न तो भारत के प्रधानमंत्री का इस पर कोई बयान आया है और न ही मूर्चों का इस पर कोई बयान आया है। इसका मतलब है कि जो कूटनीतिक है, कूटनीति को शीर्षस्थ स्तर पर आप चलाते रहिए। यदि सोशल मीडिया से दो देशों के संबंधों को हम देखने लगे तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि कूटनीतिक स्तर पर हमारे वैसे संबंधों, मुइज्जू यदि भारत आना चाहते हैं तो वो भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री से मिले, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। प्रधानमंत्री मोदी महज एक देश के प्रधानमंत्री नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है और बड़े भाई का जो रोल है हम अदा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। साहू जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ी भाई के रोल हमको लगातार निभाते रहना। खेमचंद्र शर्मा जी, ये रोल अब सरकार किस तरह से निभाने वाली है बड़े भाई का? खेमचंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? खेमचंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। पुष्पा जी, जिस तरह से डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोनी जी कह रहे थे कि हमें बड़े भाई का वो किरदार निभाते रहना चाहिए जो लगातार हम कई सालों से निभाते आ रहे हैं, उस वक्त आपसे पूरी बात नहीं हो पाई थी कि भारत सरकार की जो भी रणनीति है इस मामले में वो किस तरह से चल रही, ठीक चल रही, या फिर कहां पर यहाँ पर भारत सरकार कमतर है, या फिर गलत कोई स्टैंड लिया, भारत सरकार को इससे पीछे हटना पड़ेगा, या रणनीति में क्या कुछ फेरबदल करना चाहिए? विपक्षी पार्टी के नाते क्या सजेशन आप देना चाहेंगे और किस तरह से इस रणनीति को आप देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मोदी जी एक स्टेट्समैन के रूप में अपना बयान देना चाहिए था कि मालदीव का बहिष्कार करना सही नहीं है। देखिए, दक्षिण एशिया में हम अपने पड़ोसी देशों के संबंध बिगाड़ रहे हैं। जैसे अभी वक्ता ने बोला, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो या भूटान हो, चीन हो, अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। ये सही नहीं है। एक सेकंड, फिर कट गई आवाज। नहीं, पुष्पा जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। पुष्पा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पुष्पा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। खेमचंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, चलिए वापस। सुमन भटनागर जी, देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी तो लगातार होती रहेगी, लेकिन भारत सरकार भले ही एक राजनीतिक पार्टी ज़रूर है, लेकिन पूरे देश के लिए है, पूरे देश की सरकार है, इसलिए यहाँ पर अब जो भारत सरकार को किस तरह से स्टैंड लेना ज़रूरी है। अब जिस तरह से हमने देखा है कि बॉयकॉट मालदीव्स तो बड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पर और उसका असर भी दिखाई दे रहा है, और वहाँ की सरकार ने अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया। क्या अब भारत की तरफ से इस मुद्दे को यहीं पर अब ख़त्म कर देना चाहिए और जैसे पहले रिश्ते थे और बेहतर और रिश्ते कैसे बने, अब इस पर काम करना चाहिए? मुझे लगता है जिस तरह से भारत की तरफ से इसका विरोध हुआ है, चाहे वो अक्षय कुमार ने किया हो, सलमान खान ने किया हो, श्रद्धा कपूर ने किया हो, सचिन तेंदुलकर ने किया हो, और हजारों लोगों ने अपने अपने वीडियो डाले हैं इस मामले में, इसका एक बड़ा प्रेशर हुआ है मुझे लग रहा है कि मालदीव के ऊपर, और उनको अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया है कि इतनी उसमें हिम्मत नहीं है कि भारत को वो आग दिखा सकें। और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार का तो जो एटीट्यूड है
वो हमेशा ही सबसे मेल जोल का रहा है। ठीक है, कुछ पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं है हमारे, लेकिन जैसा अभी बताया इन्होंने भी कि पड़ोसी देश है, उससे संबंध हमें बना के रखना चाहिए। लेकिन हम बड़े कद के देश हैं हम लोग, हमारे बड़ा पूरे विश्व में हमारी साख है, और ये छोटे छोटे देश आंखें दिखाएं, हमें उनके आगे बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। अपना स्वाभिमान रखना चाहिए एकदम, और स्वाभिमान कायम रख के उनको हमें बता देना चाहिए कि भाई ये हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है भारत को इस तरह से आंखें दिखा दे आके, और भारत पर के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया टिप्पणी कर दे। ये मेरे ख्याल हमें एक सबक जरूर देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे देश और बैठे हैं। अगर आज हम ढीले पड़ गए, ये छोटा सा मुल्क है, हैसियत क्या है इसकी, अगर इसके आगे ढीले पड़ गए हम लोग आज मान लिया, तो कल हर आदमी हमें आंख दिखाना शुरू कर देगा, छोटे छोटे देश। तो हमें अपनी ताकत को दिखाना चाहिए कि यार हम लोग इतने कमजोर नहीं है। तुमने एक बात कह दी, हम डर गए आपसे। ये मेरी राय ये है। ठीक है, आरपी शास्त्री जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि हमें ऐसी तरह से स्ट्रांग स्टैंड रखना चाहिए, या फिर थोड़ा सॉफ्ट होकर उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए बड़े भाई की तरह? देखिए, दो बातें, एक तो ये है भागीरथ जी कि हमें अपना स्टैंड रखना चाहिए, ये तो जरूरी है। देखिए, हम जिस तरह की टिप्पणी आई थी तीनों मंत्रियों की, और उसके बाद उनको बर्खास्त होना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है, इतना भी सख्त मत हो जाइए कि रिश्ता जुड़े ही नहीं। तो रिश्ता जोड़ने के लिए भी एक जो है जगह छोड़नी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब आप हम जान रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है, वहाँ लोग जो है भारत समर्थक जो है करीब करीब 40% लोग हैं। तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनका कोई दुर्भावना नहीं है, तो उनको भी देखना होगा। हम ये कहते हैं कि अगर हम सारे व्यापारिक संबंध बंद कर दें तो टूरिज्म बंद कर देंगे, तो उसमें जो दल सत्ता में है या उनके लोग हैं, वो तो प्रभावित होंगे, साथ साथ वो भी लोग भी प्रभावित होंगे जो भारत के समर्थक हैं। तो इनको भी समझने की जरूरत है। देख, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक सख्त होने की बात है, निश्चित है बड़े भाई का रोल तो अदा करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप नहीं अदा करेंगे तो दूसरे के गोद में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि उनके ऊपर कर्ज हो गया, उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो गए। क्यों गए? उसके पीछे रीजन है, ये वही हिंदुस्तान है जो अफगानिस्तान में कितनी मदद किया, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। जिस समय जो यूपीए की सरकार थी, उसके पहले अटल जी की सरकार थी, हमने अफगानिस्तान में काफ़ी निवेश किया, बाद में बदला हुआ। तो मेरा ये कहना है कि भारत सरकार हमेशा कोशिश करती है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब इस तरह के एलिमेंट जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जब वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से भारत का विरोध करते हैं। अब ये भी कहा गया, जो सामने बातें आई कि बहुत सारे लोग ISI में जाके शामिल हो गए, कहाँ से, मालदीव से। तो सवाल है कि हम इन चीज़ों को रोक भी सकते हैं। रोकने का दो तरीका, एकदम या तो सख्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आदमी कहीं न कहीं दूसरे ठौर तलाशने की कोशिश करेगा, और यदि थोड़ा सा बीच का रास्ता होगा, और जिसको समझना जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हम ग्लोबल लीडर हमारे पास हैं, हमारे पास जो एक विश्व की बड़ी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हम हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं। तो हमें थोड़ी थोड़ी तो अपनी ओर से भी एक ढील देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए तो उस देश को बख्श देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी हुई है वो बड़ी अशोभनीय है, निंदनीय है, और वो उस पर कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन एक बात और भी कि जिस तरह से बर्खास्त हुए, तो हम ये कहते हैं सोशल मीडिया क्यों कंट्रोल करे, देश के रिश्तों को खराब करे। बिल्कुल भाई, उन पर तो सरकार का ये डिप्लोमेटिक अप्रोच है सरकारों का, कि किस तरह से हैंडल करते हैं। एकदम एक नरेटिव बना दे कि अब ये पूरे आज पड़ोसी देश जितने मुल्क हैं वो हमारे जो एकदम दुश्मन हैं और खिलाफ हैं, एक नरेटिव कि उनको हम एकदम नहीं मानते हैं। तो इस तरह से तो पड़ोसी देशों से संबंध बनेगा ही नहीं। तो हमें इन पर भी विचार करना होगा। और देखिए, एक बात तो है कि हमेशा पड़ोसी से दो बात सुनना भी पड़ता है। जैसे पड़ोस में कोई रह रहा है और अगर मान लीजिए, तो उसको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। और जो बहुत ही छोटे देश हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और हैसियत हो भी तो उनकी हैसियत को कोई दूसरा जो है वो कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां करते रहेंगे। लेकिन उनको समझने की जरूरत है। आज भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिंदुस्तान में, जितने पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, और भी देश है जो भी हैं, तो उनसे संबंधों को, एक पाकिस्तान है, चलिए मान लीजिए लगातार वो हमारे खिलाफ जो है हमेशा एक जो है उग्रपंथियों को भेजता है, टेररिस्ट अटैक करवाता है, चलिए एक दुश्मन तो है, लेकिन इस सारे लोगों का क्लस्टर नहीं बनाना है, इनको तोड़ने की जरूरत है। अभी आप देखिए बांग्लादेश में 5वीं बार जो शेख हसीना जीत के कुर्सी पर काबिज हैं। आप वहाँ वोटिंग देखो, कट्टरपंथियों ने चुनाव नहीं लड़ा और एक सेकुलर राष्ट्र की स्थापना हुई कि वहाँ फिर से।
तो मतलब है कि वहाँ के हिंदुओं ने उनको वोट किया। मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था कि सबसे ज्यादा जो फीसदी जो है वो चाहते थे कि शेख हसीना वहाँ पर बिल्कुल प्राइम 100 से मिनिस्टर ज्यादा बने। सीटों पर असर हुआ है हाँ, हिंदुओं तो का। मतलब ये बड़ा, देखिए ऐसा नहीं है कि अपने खिलाफ कोई बातें जा रहे हैं। अब उन देशों में भी लोग अपने देश के बारे में सोचने वाले बहुत संख्या में हैं। लेकिन अब जरूरत यह है कि एकदम से कहीं किसी का इतना भी मत करिए कि वो टूट जाए, और बिल्कुल। टूटेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाएगा। हर आदमी सर्वाइवल की बात करता है, तो सर्वाइवल के लिए कोई भी देश किसी भी देश के साथ जाके मिल सकता है। तो हमें लगता है कि अब एक बड़े जो है व्यापक पैमाने पर हमें इस पर सोचने की जरूरत है। हम पड़ोस को भी संभाल के रखें, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जितनी तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, और मोदी जी के बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जिस पर कि आप देश को लाभ भी हो रहा है। और जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म विकसित होना चाहिए हमारे देश में। देखिए टूरिज्म बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रहा है, तो उसका भी लाभ उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दरवाजा नहीं भले, लेकिन खिड़की तो खोल के हाँ, रखना खिड़की चाहिए। खोल के, आसानी से नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत करके उसके लिए एक आने की जगह छोड़नी जरूर चाहिए। ठीक है। खेमचंद्र शर्मा जी, देखिए हालांकि अगर हम देखें तो ये जंग सरकारों के बीच में नहीं है, क्योंकि ना भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई कड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, ना किसी तरह की ट्रेड बंद की गई है, या किसी तरह के कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सोशल मीडिया में जिसका असर हुआ है, उसके बाद यहाँ के लोगों ने जो वहाँ पर टूरिस्ट जो वहाँ जा रहे थे, उन्होंने जो कैंसिल की टिकट, इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम इस तरह से नहीं उठाया गया है। हालांकि वहाँ मालदीव की सरकार ने भी उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। अगर देखें तो सरकारों के बीच में या देश के बीच में ऐसे कोई कड़ा स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह का एक बाइकॉट ट्रेंड जो चल रहा है मालदीव की तरफ से, उसका शायद वहां की जनता में एक नेगेटिव असर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये चीजें को यहां स्टॉप करने की आवश्यकता आ गई। सरकार को इन चीजों को थोड़ा सा इसको अब नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है, ताकि वहां के जिन मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया था उनको वो सीख चुके हैं और वो माफी भी मांग चुके हैं। तो अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि अब चीजों को नॉर्मल किया जाए, वहां के जो लोग भारत के पक्षधर हैं उनके अंदर एक भरोसा जगे कि जो चीजें खराब हुई है वो फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, भारत सरकार ने तो अभी कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत सरकार ने ना एक्शन लिया है और ना ही भारत सरकार ने उनको धमकाया है। नहीं, इसलिए मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो चीजें चल रही हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसका असर साफ तौर से दिखाई देता है। इसको अब किस तरह से चीजें कंट्रोल कर रही है सरकार? अगर आपको कोई गाली दे रहा है, अगर आपके देश को गाली दे रहा है, आपकी सरकार को गाली दे रहा है और आप ही का खा रहा है, तो रिएक्शन तो ये नेचुरल है। और एक कहावत है जो एक रामायण की बहुत ही मशहूर कहावत है, रहबेन होते न प्रीत गुसाई, कि जब तक थोड़ी भय नहीं होगी और आप अच्छा करते रहिए, मीठा मीठा करते रहिए, वो खाते रहेंगे और आपको धमकाते भी रहेंगे। अब उनको पता चला ना कि भारत की पावर क्या है, भारत में एकता है, भारत आज इकट्ठा है, भारत आज पावरफुल है। ऐसा नहीं कि आप भारत का खाओगे और भारत को धमकाओगे भी, अब वो नहीं चलेगा। अब भारत का आपको सहयोग चाहिए तो भारत के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाली भी दो और आपको सहयोग भी मिलता रहे। तो भारत सरकार और ना तो उनको डराने का काम करे ना धमकाने का काम करे, सहयोग करते रहेगी, लेकिन उनको पता चलना चाहिए और उनको भारत सरकार और भारत की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। चाइना की गोद में जाके आप बैठोगे और फिर भी चाहो कि भारत आपका साथ देता रहे। रणनीति में कोई बदलाव करेगी? किसी तरह की कोई शर्तें रखी जाएंगी? नहीं, ये तो देखिए फॉरेन डिप्लोमेसी है, इसको सीधे से हम डिस्कस नहीं कर सकते। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो भारत हमेशा बीच का रास्ता निकालता रहा है, कि भारत उनको समझाने का भी काम कर रहा है, भारत अपनी ताकत भी दिखा रहा है, समझाने का काम कर रहा है कि आप हमारे साथ रहे तो आप फल फूल रहे थे, आप आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप हमारे साथ रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। चाइना आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको बहकाने का काम कर रहा है, और चाइना जैसे दूसरे देशों को बर्बाद कर रहा है, आपको भी बर्बाद कर देगा। तो क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसी बैठक दिखाई देगी दोनों तरफ के देशों के बीच में, ताकि इन चीज़ों को लेकर एक बातचीत की जाए और एक मैसेज जाए पब्लिक के बीच में, दोनों तरफ के पब्लिक के बीच में मैसेज जाए कि हाँ ठीक है, उन्होंने गलती की, माफ़ी मांग ली, लेकिन अब चीज़ें खत्म हो गई है, अब पुराने जो रिश्ते खराब हुए थे उसको फिर से बेहतर करने का समय आ गया। क्या कोई आने वाले दिनों में कोई मीटिंग दिखाई देगी? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये तो चलता रहता है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे डिप्लोमेसी रिलेशन खत्म हो गए या हमारा डिप्लोमेसी लेवल पे बात नहीं हो रही, वो लगातार चलती रहती है, चलती रहेगी।
ठीक है, ठीक है। पुष्पा सिंह जी, जो मैं सवाल कर रहा था कि देखिए, ना भारत सरकार की तरफ से कोई कड़ा स्टेटमेंट आया या किसी तरह की कोई बंदिशें लगाई गई है, मालदीव की तरफ से भी कड़ा एक्शन लिया गया उन मंत्रियों के खिलाफ, तो यहाँ पर सरकारों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, देशों के बीच में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और देश की जनता के बीच में जरूर, वहाँ के देश की जनता के बीच में जरूर एक मैसेज गया है कि जो वहाँ के मंत्री ने जो यहाँ पर भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहा है, उससे वहाँ पर भी नाराजगी है। खासकर विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है, वहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं, भारत के लोग तो विरोध कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिस तरह से एक ट्रेंड बना हुआ है, क्या अब इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है सरकार की तरफ से? बिल्कुल कंट्रोल करने की आवश्यकता है। देखिए, छोटे छोटे देश हैं, उनके लिए ये बोलना भी ठीक नहीं है ना कि आप इन कंट्रोल में रखिए। छोटे छोटे देश है, वो कुछ वो हमारे ऊपर आधारित है, कुछ लोग हम उनकी सहायता नहीं, अगर करते कुछ हैं, गलत वो बोलेंगे लोग- तब तो बोलना पड़ेगा ना कि आप इस तरह का बयान मत दीजिए आप। नहीं, गलत पे तो गलत बयान देना बनता है, हम कब मना करें इस चीज से? तो हम मना कर नहीं रहे। जी, कंटिन्यू कीजिए हेलो। अपनी बात, पूरी बात कर लीजिए आप। जी पुष्पा जी, कुछ और ऐड करना चाहते हैं अपनी बात में आप? चलिए, मुझे लगता है शायद कुछ और आप ऐड करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, सुमन भटनागर जी, देखिए आप कह रहे थे कि एक बहुत सख्त यहाँ पर सरकार को अपना स्टैंड रखना है। जी ठीक है, सरकार, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से ऐसे कोई सख्त बयानबाजी नहीं की गई है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसे कोई भी सख्त बयानबाजी नहीं की गई है। मुझे लगता है शायद ऐसी कोई बयानबाजी करेंगे नहीं, लेकिन हाँ, हमारे देश की जनता के बीच में एक रोष, एक गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है और उसका असर वहां तक दिखाई दे रहा है, और उन मंत्रियों को बर्खास्त तो पहले ही कर दिया गया है। लेकिन क्या आप स्ट्रांग एक एक्शन चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कुछ एक्शन लेना होता कब का ले चुकी होती। बुलाया है वहां के जो प्रतिनिधि थे भारत में, उनको बुलाकर एक सख्त संदेश दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा और क्या सख्त स्टैंड लेना चाहिए जो आप उस वक्त कह रहे थे कि हमें एक सख्त बन के रहना पड़ेगा? वैसे भारत ने वहां के राजदूत को बुलाकर अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है और ये बता दिया है मालदीव को कि इस तरह घटिया बातें करने की कोई बिल्कुल। जरूरत नहीं है। और एक ये स्वाभिमानी देश है और छोटे देश हो तो वह इस तरह की बातें नहीं की, दे दिया संदेश उसने। और लेकिन ये कूटनीति है, ये चलती रहती है कि दो देशों के संबंध है। इन्होंने अभी कुछ साथियों ने कहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, लंका है, पाकिस्तान है और म्यांमार हो गया, ये छोटे छोटे देश हैं, इनसे तो हमको बना के रखना ही चाहिए। ठीक है, ये कई बार छोटी छोटी बातें हो जाती हैं और बातें लिपट भी जाती हैं। अभी फिलहाल तो भारत सरकार या वहाँ की मालदीव सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सरकारी तौर पर इसमें नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस पर कोई छोटी मोटी प्रतिक्रिया आएगी और ये मामला जो है ये कोई लंबा चलने वाला नहीं है। नाराजगी थी लोगों की, और बिल्कुल मुझे लगता है चलना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है चलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समय कम है। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी, अब जिस तरह से चाइना ने यहाँ पे एंट्री कर दी है, इसके चलते भारत को क्या भविष्य में नुकसान हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? और इसके लिए भारत क्या कुछ प्रिकॉशन बरत सकता है? थोड़ा संक्षिप्त में। देखिए, जब से जो पिछला 1-1.5 दशक है, उसमें चाइना की वन बेल्ट वन परियोजना ने भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। और चाइना जिस प्रकार से खरबों डॉलर उसमें लगा रहा है, उसके लिए भारत को अन्य देशों से मिलकर जो है उसके विकल्प तलाशने होंगे। जो G20 की बैठक में जो इजराइल से लेकर यूरोप तक का जो मार्ग था, वह एक बेहतरीन विकल्प था। तो हमको, हमारे देश को इन विकल्पों पर तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से निपटने के लिए आज यदि आप अकेला सामना करते हैं तो दिक्कत होती है। आपको द्विपक्षीय संबंधों से या बहुपक्षीय संबंधों से चाइना से निपटना पड़ेगा। और हिंद महासागर में हम अभी मजबूत हैं। क्वाड जैसी संस्थाओं के सदस्य बन के हमने उस मजबूती का परिचय भी दिया है। तो भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो रणनीति है, वो सही दिशा से आगे, सही दिशा में आगे चाइना बढ़ क्या रही है। कुछ खास असर डाल सकता है इस मामले में? संक्षेप में, समय कम है। तो इसका समाधान हो जाएगा। जी ठीक है, नहीं, संक्षेप में एक लाइन में, चाइना जिस तरह से अभी भारत और मालदीव के बीच में जो एक द्वंद्व चल रहा है, इसमें चाइना कुछ खास फायदा उठा सकता है? संक्षेप में एक लाइन में। जी नहीं, देखिए, मुइजू भारत जैसे आए, ये समस्या का समाधान ठीक है, हो चलिए, जाएगा। मुझे लगता है चीन जैसे जहां भारत पर आएंगे खड़ा या है, वहीं यहाँ से कोई participate खास करेगा। अगर प्रधानमंत्री भी जाएंगे, मुझे लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, जिस तरह से एक बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी ने कि अगर एक सजेशन भी दिया, मुझे लगता है शायद हमारे भारत सरकार को इसको अगर लेंगे, अच्छी बात है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ के सरकार के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे मिलते ही हैं, लेकिन अगर विपक्ष के नेता से भी मुलाकात करें, अगर ये एक ट्रेंड बना ले, मुझे लगता है शायद ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम उस वक्त सरकार से तो हम
सीधे संपर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सरकार बदलती भी है तो विपक्ष में जो नेता रहेगा वही बनेगा वहां पर सरकार में। तो मुझे लगता है शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। तो सरकार किसी की भी रहे, लेकिन उस देश से हमारे अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, और मुझे लगता है शायद बहुत अच्छा सजेशन भी है। लेकिन अभी यहां पर जिस तरह की चीजें, जिस तरह से डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोनी जी ने कहा कि अगर राष्ट्रपति भारत आते हैं मालदीव के तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपसे भी सवाल ये भी एक और है, क्या चाइना कुछ खास फायदा उठा पाएगा इस द्वंद्व में? देखिए, चाइना तो हमेशा कोशिश कर रहा है फायदा उठाने के लिए। आप देखिए, अगर ये चाइना की तरफ इनका झुकाव मालदीव का होता तो क्यों है, चाइना क्यों मालदीव को मदद करेगा? निश्चित रूप से वो कोशिश करेगा कि उसका फायदा उठाए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी जिस तरह से कहा कि ये जो पड़ोसी मुल्क हैं छोटे छोटे, लेकिन आज हिंद महासागर में हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, चाइना का जो एक जो मंसूबा था उसको रोकने में कोशिश में कामयाब हुआ भारत। तो अब आप देखिए, नहीं तो बीच से ही आना चाह रहा था, उससे बहुत सारा जो एक तरह से व्यापार जो है उसका घूम के आता है दूसरे देशों में। तो ये सारी चीज़ों को रोकने में मदद तो मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत जैसे देश जहाँ पे हमारी संस्कृति है, वसुवैध कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है कि हम सबके साथ भाईचारा रखते हैं और उनसे जो है उनको अपने साथ पाले में रखते हैं, तो उनको मिलाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मालदीव का सवाल है, देखिए पहले परंपरा रही है कि किसी देश में कहीं अपने देश के लोग जाते थे तो दोनों विपक्ष के साथ भी मिलते थे, और ये अभी भी डायलॉग होने की जरूरत है। हमें लगता है कि बहुत ही प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन की जरूरत है, संवाद की जरूरत है, जिसको कायम करना चाहिए। और शायद ये समस्या का हल उतना मतलब कठिन नहीं हो भी सकता है। और मालदीव ने जो एक्शन लिया अपने मंत्रियों के खिलाफ, उसमें ये कड़ी जुड़ती है कि ये मालदीव जो है भारत से संबंध बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर उसकी हिम्मत भी नहीं है कि कोई कोशिश तो है ही नहीं है, हिम्मत तो नहीं है। भारत जितना अभी आप देखिए ना, वहाँ पर जब तख्ता पलट हुआ तो भारत ने अपनी सेना भेज के मदद, बिल्कुल तो वो तो उनको भारत की मदद जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि उनको वो चाहे हिंदुस्तान तो उनको जो है वो मिल सकते हैं, और इस तरह की इतनी खटास नहीं हो सकती है। अब एक बात जो आ जाती है, अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, यहाँ से टूरिज्म जो है रुक गया, वहाँ का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, तो हम ही अपनी पीठ। लेकिन समझना चाहिए कि अगर हमारा देश के जनता रुष्ट हो जाती है तो सोचिए किसी सरकार में कितना कुछ हिल जाता है, वहाँ के मंत्री बर्खास्त हो जाते हैं। तब जब हमारी सरकार एक्शन नहीं लेती, अगर हमारी सरकार एक्शन ले तो सोचिए फिर मालदीव का क्या हालत हो सकती है। ठीक है, चलिए हमारा समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, खेमचंद्र शर्मा जी, पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोनी जी, सुमन भटनागर जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं मालदीव को एक सख्त संदेश मिल चुका है कि अगर भारत की जनता ही नाराज हो जाती है, भारत की जनता ही अगर रोष में आ जाती है, तो मालदीव की वहाँ की सरकार हिल जाती है, वहाँ के मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ता है, वहाँ का टूरिज्म गड़बड़ा जाता है। तो अगर हमारी भारत की सरकार ने कोई एक्शन लिया तो उस देश का क्या हाल होगा। लेकिन भारत हमेशा बड़े भाई का किरदार निभाता है और अपने पड़ोसी मुल्कों का हमेशा मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं, हम किसी भी देश को ना आंख उठाकर देखते हैं, ना आंख झुकाकर देखते हैं, आंखों से आंख मिलाकर देखते हैं। मालदीव को ये बात याद रखनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।